Good evening, everyone. My name is Vaibhav Maheshwari, and welcome to our EPFO, Enforcement Officer and Accounts Officer lectures for Written Exam 2020. I am your faculty for General Accounting Principles and Industrial Relations. This is an initiative by Aspire IAS, and I am a Chartered Accountant by qualification. I have done my chartered accountancy in 2017 with an All India rank 16 in CA finals, and I have been studying accountancy for the last 10 years now. So I have quite some experience, and also industrial relations. It was a subject that I studied as part of my commerce and accountancy in UPSC civil service examination. So I have experience in both, and I can tell you that what exactly is important and what exactly is not important for the 9th May examination of EPFO. So let's start. Our agenda for the demo class today is, first we can discuss about the importance of accounting for EPFO. So accounting, as you know, that this exam is mainly for the accounts officer and the enforcement officer position who are responsible for enforcing the laws and who are responsible for maintaining the overall accounts of EPFO. Because as you know that this is a social security organization and so many people, poor people, underprivileged, women, and vulnerable sections are investing their money into the EPFO. And they are counting on you. When they become old, they want the organization to give them money, to give them pensions. So this makes your role very, very important. And consider yourself very privileged if you are selected for this post, and do your duty with full diligence. So accountancy is something that will help you not just for this examination, but something that will help you throughout your life when you are serving in this prestigious position. So what is the syllabus? Now, sir, what happens is that general accounting principles, उसके अंदर लिख दिया UPSC ने नोटिफिकेशन में कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया. लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं आता, क्योंकि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो सिर्फ एक चैप्टर है पूरे उस सिलेबस के अंदर. तो यूपीएससी ने बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज़ को छुपा के रखा कि हम पूछने क्या वाले हैं. तो 10 से 15 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में से आएंगे आपके लिए, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से. और इसका सिलेबस जो आप देखेंगे, हमने जो पिछले 6-7 अटेम्प्ट्स के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करके फाइंड आउट किया दैट द सिलेबस मेनली बिलोंग्स टू द बीकॉम प्रोग्राम सिलेबस ऑफ इग्नू. तो हमने वहीं से आपका सारा मटेरियल डिजाइन किया है, वहीं से आपको हम पढ़ाएंगे, उन्हीं में से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाएंगे. पूरा स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मार्क करवाएंगे, उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे. सो आई कैन शो यू द सिलेबस. तो सर सबसे पहले हमारा सिलेबस में आता है ब्लॉक 1 विच इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह दिख सके. So first is theoretical framework. Now sir, this block 1 is the most important part of your syllabus. अगर आपने ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मतलब आपके 10 में से 7 क्वेश्चंस यहीं से पूरे हो जाएंगे. तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा हम क्या करेंगे सर, फोकस करेंगे. इसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन आता है अकाउंटिंग प्रोसेस विच इज जर्नल लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन. इसके अंदर हमें सिर्फ फॉर्मेट करने की जरूरत है, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर यही है. तो उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फिर हमारा थर्ड ब्लॉक आता है विच इज फाइनल अकाउंट्स. इसके अंदर हम ज्यादा फोकस करेंगे डेप्रिसिएशन पे और फाइनल अकाउंट्स के क्या फॉर्मेट होते हैं, पीएनएल अकाउंट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सारी चीजें बताएंगे. आई अंडरस्टैंड दैट मेनी ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम द अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, तो आपको ये सारे टर्म्स बहुत नए नए लग रहे होंगे. लेकिन अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये टर्म्स जितने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं उतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सिंपल सा है और बहुत जल्दी ये समझ में आने वाला सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 3-4 दिनों के अंदर जो आप पढ़ेंगे उससे आप 80% 90% एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इस सब्जेक्ट को बिलोंग करता है. तो आप दिन रात अपना लगा के लेबर लॉस पढ़ लो, कुछ कर लो, लेकिन उसके अंदर उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है. अकाउंटेंसी के अंदर आपको 80% 90% एक्यूरेसी मिल जाती है. इसके बाद सर आपका हायर परचेज इनलैंड ब्रांचेस. इसके अंदर सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत है, उनको रट्टा मारना पड़ेगा और वो मैं आपकी हेल्प करूंगा उसके अंदर.
इसके बाद कंसाइनमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स, इसके अंदर भी सिर्फ जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है कि परचेज के समय क्या जर्नल एंट्री होती है, तो वो जर्नल एंट्रीज बकायदा 2-4 पेजेस के अंदर आपकी खत्म हो जाएंगी। तो पूरा 70 पेजेस का जो स्टडी मटेरियल है उसको मात्र 2-4 पेजेस के अंदर मैं कंसोलिडेट करके आपको बता दूंगा, उसी को बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है विच इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ऑल्दो कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है इसके बारे में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि हो सकता है कि 2021 में पैटर्न चेंज हो जाए, जैसे कि 2017 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था। इसके बाद आता है कि सर हमारा क्लास का टीचिंग पैटर्न और क्लास की डिटेल्स क्या रहेंगी। तो जैसा कि सर ने अभी डिस्कस भी किया था, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक। उसके अंदर मैं पहले आपको 3-4 दिन के अंदर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताने की कोशिश करूंगा। मटेरियल हमारा इग्नू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ही मटेरियल होगा, उसी से मैं आपको मार्क करवाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसमें से आप अपने नोट्स को बनाएंगे, अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे और उसी से बार बार आप रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा क्लास का टीचिंग पैटर्न रहेगा। क्लास के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा, टर्मिनोलॉजी पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा। कोई भी डाउट आपको होगा उसके अंदर आप अपना हाथ रेस करके मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो कभी भी आपको, तो क्लास के अंदर हम डाउट्स इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे बेसिकली। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर जनरली हमारे कि अगर हमने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ रखा तो क्या मेरे लिए सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड का है, आर्ट्स बैकग्राउंड का है, उसके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आप अपनी पॉकेट मनी का हिसाब रखते हो वैसे ही आपको अकाउंटिंग के अंदर भी हिसाब रखने की जरूरत होती है। यू जस्ट हैव टू मेंटेन एन अकाउंट्स ऑफ योर ओन पॉकेट मनी, सो पुट योरसेल्फ एंड दिस सब्जेक्ट विल बिकम वेरी इजी। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन कि सर हमने पहले कभी ये सब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं पढ़ा, 2 महीने के अंदर क्या हो जाएगा। सो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत पड़ेगी और ये आपका 2 महीने के अंदर बहुत अच्छी तरह रेडी हो जाएगा, चाहे आपने पहले इसके लिए पढ़ाई करी है या नहीं करी है। लेकिन ये 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होंगे, सो डिवोट योरसेल्फ टू दिस। Then what do I expect as a teacher, and what do I expect from you? If you are studying the subject, what do I expect? I expect you to follow 2 golden rules. Number 1 is to do your daily work daily, and रोज का काम अपना रोज पूरा करना, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो उसको पूरा करना, क्लास के अंदर ध्यान से सुनना, और जो आप सुनोगे उसके अंदर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से जरूर पूछना। So this would be my expectation from you when you join this class. What book should I refer? तो आपके लिए सिर्फ 2 स्टडी मटेरियल है जो हम प्रोवाइड करेंगे, वही उसी चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है। हम आपको 2 स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इग्नू का और एक आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का, जो कि हमने कंपाइल किया है, राइट। तो उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागना, ये मत सोचना कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कम पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज करा हुआ वो आपको ज्यादा नंबर देगा। देन हाउ डू आई प्रिपेयर नोट्स फॉर अकाउंटिंग? तो वेरी सिंपल टेक्निक, यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ पीटी पॉइंटर नोटबुक। जो मैं आपको पीटी लिखवाता जाऊंगा नोट्स में से, उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर जॉट डाउन करते जाएंगे एंड उसी को बार बार रिवाइज करते जाएंगे। इसके लिए कोई भी अलग से आपको बुक खरीदने की या कुछ ऐसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका प्रोसीजर रहेगा। देन हाउ टू रिवाइज? सो रिविजन के लिए सर, रिविजन के लिए हम आपको ये ऐसे इंडेक्स प्रोवाइड करवाएंगे। ये सीए फाउंडेशन का एक इंडेक्स है। तो इस तरीके से आपका जो भी टॉपिक होगा, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके सब टॉपिक्स की पूरी डिटेल लिख रखी होगी। ऐसे ही आपको अपना रिवीजन के 4 पेजेस बनाने हैं, उसके अंदर ऐसे सब टॉपिक्स लिखने हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिखा है, यहाँ पे आपको अपना कोड वर्ड छोटा छोटा सा लिखना है और इसी के अंदर आपको अपने नोट्स को बनाते जाना है। सो अल्टीमेटली आपके पास अकाउंटिंग के, जब आप लास्ट में रिवीजन करने के लिए बैठोगे, आपके पास अकाउंटिंग के लिए सिर्फ मात्र ये 4 पेजेस होंगे, ये टॉपिक्स लिखे हुए होंगे और इसी के अंदर से आपको रिवाइज करते जाना है। सो मैं आपको इतना केपेबल बना दूंगा इसके साथ साथ कि आप ये करने में सक्सेसफुल होगे, है ना। तो इस तरीके से आपके सारे ये बनते चले जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा इंडेक्स रेडी हो रखा है और आपको इंडेक्स के अंदर कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आपको फिल करते जाना है अपने अकॉर्डिंग। तो सर इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं तुक्का मार के इसको पूरे पेपर को सॉल्व कर सकता हूं?
क्या मेरा गेस वर्क आज तक तो किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ है ना, तो क्या मैं इस एग्जाम में भी बिना पढ़े चले जाऊं और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लेकर चलना कि ये एग्जाम बिना पढ़े निकल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम टेक्निकल नेचर का है। अगर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर बनने वाले हो तो आपसे कुछ टेक्निकलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, और इस एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि बिना पढ़े ये एग्जाम निकल जाएगा। रिविजन करना, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर एस्पायर आईएएस आपकी पूरी कोशिश करेगा कि आपको टू द पॉइंट, क्रक्स पॉइंट पढ़ाएं और उसी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो और उसी को आप अपने एग्जाम में अप्लाई करते हुए चले। राइट तो ऐसा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होके जाना अपने को कि ये एग्जाम गेस वर्क से निकल जाता है। मैंने तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी गेस वर्क से निकाल रखा है, वो भले ही निकल जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जनरल स्टडीज आती है और न्यूज़पेपर हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये एग्जाम में अपने को थोड़ा सा टेक्निकल जाना पड़ता है और बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। So golden rules: complete your work daily and pay attention to the class and ask doubts, right? So let's start with today's class. So first, today we can start with the introduction to accounting. What is the nature and scope of accounting? Sir, what kind of questions can be asked from here? So basically they may ask you that what are the objectives of accounting. वहाँ पे 4 points दे देंगे, उस point में से ये पूछ लेंगे कि which one is not an objective of accounting. So we can cover from here. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली बुक से लैंग्वेज उठकर आ जाती है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत सिंपल है, बस याद करने की जरूरत होगी। राइट फिर पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग अपन बता देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। देन व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है। सो दीज थिंग्स मे बी आस्क्ड एंड वी कैन डील विद दीज टॉपिक्स वन बाय वन। सो अकाउंटिंग, this is a short form for accounting that we use generally. What is accounting? Accounting, let's say जो भी आप पैसा लेते हो, for example you get pocket money. Pocket money of let's say 30,000 rupees. Right? तो ये पॉकेट मनी आपको आपके पेरेंट्स ने दी एक महीने के खर्च के लिए, सो यू गेट दिस फॉर 1 month per month. Right? Now you spend this money, let's say कि आपने ऐसे एक अपना अकाउंट बनाया, इसी को हम यहाँ पे ऐसे अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाता है डेबिट, यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट। लेट्स से दैट दिस इज कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट का हम बना रहे हैं। सर डेबिट क्या होता है, सर क्रेडिट क्या होता है? डेबिट मतलब जो मेरे पास आ रहा है, जो मुझे मिलेगा उसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो मैं दूंगा उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो लेकिन सर जैसे हम बैंक में तो सुनते हैं कि क्रेडिट मतलब अच्छा होता है क्योंकि क्रेडिट हमें मिल रहा होता है, और डेबिट मतलब हमारे अकाउंट से कुछ जा रहा होता है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि आप ए हैं और यहाँ पे आपका बैंक है। अब बैंक जब आपको पैसा देता है, बैंक आपका पैसा क्रेडिट करता है, और जब बैंक आपसे पैसा लेता है तो बैंक आपको क्या करता है, डेबिट करता है। तो बैंक अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा होता है कि मैंने ए के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, यानी कि ए को मैंने कुछ दिया। और जब बैंक आपसे कुछ लेगा तो बैंक बोलेगा कि मैंने ए को डेबिट किया, यानी कि ए से कुछ मैंने लिया। तो इसलिए डेबिट ऑलवेज व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे यहां से क्या जा रहा है उसे मैं क्रेडिट करता हूं, और क्रेडिट द गिवर। राइट सो डेबिट एंड क्रेडिट। लेट्स से कि आपने यहाँ पे पॉकेट मनी लिखा 30,000 रुपीज। अब जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपना हिसाब मेंटेन नहीं करते हैं। लेट्स से कि आप बहुत ही केयरलेस किस्म के स्टूडेंट हो और अपना पॉकेट मनी का हिसाब नहीं रखते। आप सोचते हो कि पापा के पास खूब पैसा है तो विदाउट किसी अकाउंटेबिलिटी मैं उसको स्पेंड करते रहता हूँ, ठीक है। तो आपने लेट्स से इसको खर्च किया फूड के अंदर, आपने लेट्स से 8,000 रुपये खर्च कर दिए एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर आपने रेंट पे किया, आपने रेंट पे किया लेट्स से 15,000 रुपीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लेट्स से अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कुछ स्पेंड किया, लेट्स से आपने 5,000 रुपीज़ अपनी गर्लफ्रेंड पे स्पेंड कर दिए। फिर आपने कहा कि चलो मैं कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेता हूँ, तो कोचिंग की फीस भी आपने पे कर दी। लेट्स से कि आपने 12,000 रुपीज़ की कोचिंग की फीस स्पेंड कर दी। अब ये आपके खर्चे हैं,
लेकिन जब मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये आता है 8,000 प्लस 15,000 23,000, 23,000 प्लस 5,000 28,000 और प्लस 12,000 40,000। और आपके पास पॉकेट मनी कितनी थी? सिर्फ 30,000। अब आप जब अपनी कोचिंग की फीस भरने जा रहे थे तो आपने देखा कि मेरे पास 12,000 रुपये तो है ही नहीं, मेरे तो 12,000 रुपये में से सिर्फ 2,000 रुपये बचे हैं। तो अब आप अपने फादर को फ़ोन करते हो कि पापा पापा मुझे 10,000 रुपये और चाहिए, मुझे अपनी कोचिंग की फीस पे करनी है। तो आपके फादर आपसे पूछते हैं कि भाई मैंने जो पहले तेरे को 30,000 रुपये दिए थे मुझे उसका हिसाब दे, कि भाई ये 30,000 रुपये तूने कहाँ खर्च किए, वेयर डिड यू स्पेंड दिस 30,000 रुपीज, बिकॉज 30,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब आप कहते हो कि पापा वो तो मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई स्पेंड दिस मनी, राइट। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि बच्चे बता ही नहीं पाते कि मैंने कहाँ पे स्पेंड किया, और पापा जो हैं वो फिर ट्रस्ट नहीं करते कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या वहाँ पे अय्याशी कर रहा है ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, हर चीज का आपके पास रिकॉर्ड है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट आसानी से किया जा सकता है। इफ यू आर नॉट हैविंग द रिकॉर्ड तो आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ मेथड of systematically maintaining a sequence of your transactions during an accounting period। यहाँ पे हमारा accounting period क्या था? 1 month। तो आपके एक systematic तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है chronological manner में, और आपको ये पता चलता जाता है कि आप पैसा कहाँ पे खर्च करते जा रहे हो, and this helps you in your decision making। For example, अगर आप नेक्स्ट मंथ से अपना अकाउंट मेंटेन करने लगते हो तो आप रिकग्नाइज करते हो कि फूड पे आई डोंट नीड टू स्पेंड 8,000, फूड के ऊपर 6,000 स्पेंड किया हुआ ही काफी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो गर्लफ्रेंड के ऊपर 5,000 नहीं, ओनली 2,000 रुपीज इज सफिशिएंट। फिर आप कहते हो कोचिंग की फीस जो है 12,000 की नहीं, आई विल ओनली गो फॉर अ कोचिंग दैट गिव्स मी ओनली 10,000 रुपीज का कोचिंग, राइट। सो यू ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस बिकॉज लास्ट मंथ यू recognize your mistake, right? So accounts also helps you learn from your mistakes, right? So अकाउंट्स को सिर्फ ऐसे मत देखो कि इट इज ओनली अ सब्जेक्ट, इट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर भी होगा। तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको इसके थ्रू डेबिट भी बताया, क्रेडिट भी बताया, कैश अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। So now we can come down to what is the definition of accounting. What is the need for accounting? As I mentioned कि आपके पास 2,000 रुपए हैं, आपके पास एक महीने का टाइम है, आप रोज स्पेंड कर रहे हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर कि आपने कहाँ पैसा खर्च किया, इसलिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ताकि हम उस पैसे का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? सो accounts helps you keep systematic records to systematic record of various assets and liabilities, and it also helps you ascertain the net effect of business operations which is the profit and loss of your business। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से कि आप एक बिजनेस चलाते हो, राइट, और आपके बिजनेस के अंदर आपकी कुछ सेल्स होती हैं। लेट्स से 3 लाख रुपीस का आप सेल करते हो। इस बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो इस बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। लेट्स से कि 2,50,000 के आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स मेरी हुई 3 लाख रुपीस की, एक्सपेंसेस मेरे हुए 2,50,000 के, मेरा प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इज ₹50,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपीस का। अब क्या ये प्रॉफिट
एक किसी इन्वेस्टर का है, क्या ये एक ओनर का प्रॉफिट है? ये आपका प्रॉफिट है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव अर्नड, है ना, ये आपकी अर्निंग्स हैं फ्रॉम द बिजनेस। तो इस अर्निंग्स को हम क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। सर ये पीएनएल अकाउंट क्या होता है? पीएनएल अकाउंट होता है कि आपने जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो ट्रांजैक्शंस करी, उसका नेट रिजल्ट क्या निकला। पीएनएल आपको ये दिखाता है, आपने पूरे साल में सेल्स करी 3 लाख रुपीस की और एक्सपेंसेस आपके थे 2,50,000 के। नेट रिजल्ट आपका क्या निकला कि 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन में आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, किसी में 12,500 का हुआ, किसी के अंदर लॉस भी हुआ होगा, लेकिन नेट नेट रिजल्ट आपका क्या निकला कि 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। सर तो ये बैलेंस शीट मेरे को क्या दिखाएगा? बैलेंस शीट आपको दिखाएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या था? ये नेट रिजल्ट था मेरे ऑपरेशंस का ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट मेरे को दिखाता है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एज ऑन अ डेट, कि आज अगर मैं यहां पर हूं तो मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैं क्या ओन करता हूं, मेरे हाथ में क्या ओनरशिप है, क्या एसेट्स है मेरे पास। और दूसरी साइड ये मेरी लाइबिलिटीज को दिखाता है। सो वन साइड आई हैव सर्टेन लाइबिलिटीज। सर व्हाट इज लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज इज समथिंग दैट वी आर ओइंग टू समबडी, यानी कि ये मेरा कुछ ऐसा उधार है जो मैं दूसरे को मेरे को देना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने दोस्त से कुछ उधार पैसे लिए अपने कोचिंग फीस को जमा करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज का हमारे पास कैश का शॉर्टफॉल आ रहा था, तो हमने अपने दोस्त से बोरो करके 10,000 रुपीज और कोचिंग की फीस जमा करवाई। सो दैट बिकम्स माई लाइबिलिटी, यानी कि वो मेरी लाइबिलिटी है, समथिंग दैट आई ओ टू द अदर्स, ये मेरे को उन्हें फ्यूचर में देना पड़ेगा। और दूसरी साइड मेरे आते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स मतलब मेरी प्रॉपर्टी। अगर मैं इस एसेट को आज बेच देता हूं मार्केट के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा? तो अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मुझे मिलता है वो डेबिट होता है और जो मेरे को देना होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहां पर आपके एसेट्स हमेशा क्या होंगे? डेबिट होंगे, और लाइबिलिटीज क्या होंगी? हमेशा क्रेडिट होंगी। तो ये कभी नहीं भूलना, जो मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा वो क्रेडिट होगा यानी कि लाइबिलिटीज, और जो मुझे मिलेगा फ्यूचर में वो एसेट्स हो गए मेरे। तो यहां पर जो मेरी लाइबिलिटीज है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सर, यहां पे ये मैं इसको मिटा देता हूं। तो आप मेरे टीचिंग स्टाइल को एक नोट करना जरूर से कि मैं आपको एक साथ बहुत मल्टीपल चैप्टर्स के थ्रू घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप बुक खुद से पढ़ोगे तो फिर आप अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर अंदर से कुछ पार्ट्स उठा रहा हूं ताकि एक लिंकेज बनती चली जाए और आपको स्टोरी की तरह वो समझ में आता जाए। तो अभी हमने सर देखा कि मेरे पास प्रॉफिट बिजनेस का 50,000 रुपीज था, है ना? देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। यहां पे मैंने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। आप जब भी नोटिस करोगे बैलेंस शीट में, कभी आपने खुद से भी पढ़ा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। आप कहोगे कि सर बिजनेस तो मेरा है और मैंने तो प्रॉफिट अर्न किया है, और आपने बताया था कि जो मुझे मिलता है वो तो डेबिट होना चाहिए और लायबिलिटीज तो बल्कि क्रेडिट होती है, तो ये प्रॉफिट क्रेडिट क्यों हो रहा है सर? तो क्वेश्चन बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता हूं, और ये आपके सिलेबस का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम बोलते हैं डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से निकल के आता है, डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो कि आप हो ए और ये है ए का बिजनेस। आप कहोगे कि सर ये कैसी बेतुकी सी बातें कर रहे हो?
ए और ए का बिजनेस अलग थोड़ी है, मैं तो खुद का बिजनेस चला रहा हूं तो ये बिजनेस मेरे को बिलोंग करता है। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में ए एक अलग इंडिविजुअल है और ए का बिजनेस एक अलग इंडिविजुअल है। दीज बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग के अंदर ये मान के चलते हैं हम कि चाहे ए खत्म ही क्यों ना हो जाए, है ना, ए बिजनेस को एग्जिट ही क्यों ना कर जाए, लेकिन ए का जो बिजनेस होगा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो ए जो है और ए का बिजनेस जो है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो मान लो ए ने कुछ पैसा इस बिजनेस के अंदर लगाया, फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगाए, राइट, और ए के बिजनेस ने ए को प्रॉफिट दिया 50,000 रुपीस का, राइट। तो यहां पर ए से आने वाला पैसा, ए से मुझे जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो गया, 10 लाख रुपीस, वो मेरा एसेट बन गया। जो मुझे ए से पैसा मिला वो मेरा एसेट बन गया 10 लाख रुपीस का, राइट। क्योंकि हमने कहा था जो मुझे मिलेगा एज अ बिजनेस, जो मुझे मिल रहा है वो डेबिट होगा, और एज अ बिजनेस जो मैं दे रहा हूं, जो मैं प्रॉफिट दे रहा हूं उसे, वो क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड एंड दिस विल बी डेबिटेड। और ये 10 लाख रुपीस का, अब यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां पर आपने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट, यहां पे आपने डेबिट कर दिया 10 लाख रुपीस को, राइट। तो अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे आपका टोटल कितना आ गया, 50,000। यहां पे कितना टोटल आ रहा है, 10 लाख। आप कहोगे कि सर नाम तो है बैलेंस शीट, और यहां पे तो 50,000 और 10 लाख का कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, तो ये क्या चक्कर है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं फॉलो करते, डबल एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के, इस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, डबल एंट्री। अगर हम डबल एंट्री नहीं करते तो आपका नेट रिजल्ट क्या आएगा, 50,000 और 10 लाख। आप कहोगे कि मुझे 50,000 का मैंने प्रॉफिट दिया है और एसेट जो है मेरे 10 लाख रुपीस हैं, लेकिन नाम क्या है, बैलेंस शीट। नाम के हिसाब से तो इसको इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड्स को, लाइबिलिटीज को और एसेट्स को इक्वल होना चाहिए। तो आप मेरे से पूछते हो कि सर ये इक्वल क्यों नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि इसको इक्वल करने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल 10 लाख रुपीस। जो ए ने 10 लाख रुपीस मेरे बिजनेस में लगाए, वो ए कभी ना कभी तो वापस लेगा ना, क्योंकि ए तो मेरे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। जो ए ने मुझे 10 लाख रुपीस यहां पे दिए हैं मेरे बिजनेस के अंदर, वो मेरे लिए क्या बन गए, एक लाइबिलिटी बन गए। फ्यूचर के अंदर ये मुझे पैसा ए को वापस देना पड़ेगा जब ए अपना बिजनेस बंद करना चाहेगा, राइट। तो मैं यहां पे ए को एज अ लाइबिलिटी दिखाता हूं। क्या ये 10 लाख और ये 10 लाख मैच कर गए, क्या ये लाइबिलिटी और ये एसेट मैच कर गए, बिल्कुल कर गए। अब आप कहोगे कि सर इस प्रॉफिट का इंपैक्ट एसेट साइड पे क्या आएगा, तो मैं आपको कहता हूं कि यहां पर आप क्या दिखाओगे, 50,000 का कैश। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो भी ये 50,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कैश में हुआ है, आपके पास इतना एक्स्ट्रा कैश बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, मैच कर गया। तो आपका अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो कितना आएगा, 10 लाख एंड 50,000 रुपीस, राइट। बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा दोनों साइड पे, 10 लाख एंड 50,000 रुपीस। तो अब आप समझे कि बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइबिलिटी और एसेट साइड दोनों मैच करती है। और वो क्यों मैच करती है, ओनली बिकॉज वी आर फॉलोइंग द only because we are following this double entry system of accounting, double entry system of accounting, right। तो हमने यहां पे क्या क्या सीखा सर, हमने एक सीखा डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट और हमने सीखा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डुअल एंट्री डबल एंटिटी डबल एंट्री, राइट। और हमने सीखा कि बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, और बैलेंस शीट हमें क्या दिखाता था, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, आज की डेट पर हमारे पास क्या एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज हैं। सो दिस इज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ अकाउंटिंग।
इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ओवर द कोर्स ऑफ 3-4 क्लासेस डिस्कस करेंगे। मैं इसी तरीके से आपको चीज़ें मिक्स मैच करते हुए पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको वापस आपके नोट्स पर लेकर चलूंगा, जहां पर हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के अंदर रीडिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए मार्क किया है, उसी तरीके से मैं आपको मार्क करवा दूंगा। आप अपने नोट्स के अंदर ये चीज़ें मार्क करके इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, राइट। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दूंगा। आप भी अपने नोट्स में साथ साथ क्या करते चले जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना उतना, राइट। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन वगैरह ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इस डेमो क्लास से शायद आपको समझ में आ गया हो कि अकाउंटेंसी वो नहीं है जो हम सिर्फ किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं, या फिर जो हमने किसी और यूट्यूब लेक्चर के अंदर अभी तक सुनी होगी पीपीटीज के थ्रू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो हम हमारे जीवन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे और आपको ये सब समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। जो आपको जो भी डाउट होगा तो हम उसको क्लैरिफाई करते चलेंगे, राइट। तो ये एस्पायर का जो इनिशिएटिव है, इसका जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ ये है कि आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट हो। 18 अप्रैल तक हम इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसे करेंगे। हम आपकी पूरी मेहनत सपोर्ट करेंगे इन ऑर्डर कि आपको याद हो चीज़ें। सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया पैसिवली और आपने सिर्फ सुन लिया, नहीं। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको 100% चीज़ें याद रहें और आप उसे बार बार क्या करें, रिवाइज करें। डिसिप्लिन मेंटेन होगा हमारी क्लासेस के थ्रू, और ऑफलाइन क्लासेस हमारी जो होंगी उसके अंदर आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिलेगा हमसे। कोई भी डाउट्स होंगे आपको वो तुरंत क्लियर हो सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन रीडिंग का भी ऑप्शन है, आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी सुन सकते हैं ऑनलाइन। फिर जब भी हमारी क्लास होगी तो आप क्लास के अंदर आके उसके बारे में डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नाउ मोहित विल टेक योर सेशन रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस एंड जनरल साइंस। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू इन द क्लासेस।